Hello students, today we will do features of C++. तो सबसे पहले जो इसका फीचर है that is class. So what is a class? That gives you the conceptual representation of objects having same attributes and behavior. तो क्लास क्या है? दिस इज अ कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम बोलते हैं रियल टाइम एंटिटी हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिनका जो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर है वो सेम है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ पर्सन का एज मैं क्लास ले रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे वहाँ पे? हाइट, कलर, etc. And what is the behavior? Behavior is walking, talking. So behavior is what an object can do. So attributes are the features. तो या इस तरह से क्लास क्या हुई? एक क्लास जैसे हमने पर्सन ले ली, तो यहाँ पे दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, लेकिन सबके हमने यहाँ पे कॉमन यहाँ पे हमने क्लास में क्या लिया? उनके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर. इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ फर्नीचर इज अ क्लास, तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सोफा, टेबल, चेयर. तो यहाँ पे इनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनका बिहेवियर होता है. और अगर हम प्रोग्रामिंग लेवल पे बात करें, ऑब्जेक्ट्स हम उनको बोलते हैं कि जो मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन जो क्लास होती है वो कभी भी मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती. तो यहाँ पे मेन हमारा क्लास बनाने का बेनिफिट क्या है? क्लास में हम उन ऑब्जेक्ट, एक क्लास के कितने सारे भी ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास. सो दिस इज सोफा, टेबल, चेयर, दे आर द इंस्टांस ऑफ अ क्लास. क्लास नेम क्या है यहाँ पे? फर्नीचर. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि फर्नीचर के हम अगर यहाँ बात करेंगे, इनके खुद के एट्रीब्यूट या फीचर्स होंगे? नहीं. जो उनके ऑब्जेक्ट्स हैं सोफा, टेबल, चेयर, उनके यहाँ पे क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे. तो सोफा का यहाँ पे मैं दे लूँ कौन सा कलर है, कितने सीटर है, टेबल का कलर क्या है, यहाँ पे चेयर किस तरह की है. तो यहाँ पे क्या है? जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होते हैं. और क्लास क्या होता है? यहाँ पे क्लास इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर हैविंग द सेम बिहेवियर एंड द एट्रीब्यूट्स. तो यहाँ नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट. तो जैसे मैंने यहाँ पे भी समझाया आपको, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांस ऑफ द क्लास. ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में स्पेस लेता है, क्लास कभी भी मेमोरी में स्पेस नहीं लेता है. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम क्या डालते हैं? डेटा एंड फंक्शंस. और जो ऑब्जेक्ट है उसी डेटा पे वर्कआउट करता है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ? डेटा एंड फंक्शन होता है. और उसके बाद क्या है? थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है? एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन का हम क्या बोलते हैं? द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इनटू क्लास. जब हम डेटा और फंक्शन को रैप करके एक क्लास के अंदर डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन. इसका मेन बेनिफिट क्या है? जब आप उसका C++ का फर्स्ट प्रोग्राम करोगे, तो आप यूजिंग क्लास चेक करोगे. सबसे पहले हम क्लास का नाम देते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे ABC दिया. उसके बाद आप उसका क्लास का डेटा डिक्लेयर करते हो. जैसे यहाँ पे मैंने लिया इंट x, y. और बाय डिफॉल्ट जो डेटा होता है वो हमेशा प्राइवेट होता है क्लास के अंदर. और जो फंक्शंस हैं उनको हम मोस्टली पब्लिक ही रखते हैं, ताकि उन फंक्शंस के थ्रू हम डाटा को फैच करें मेन के लिए. तो यहाँ पे सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया void डिस्प्ले. तो ये क्लास का क्या होगा? ये मेंबर डेटा हो गया. और ये क्या हो गया? ये क्लास का मेंबर फंक्शन हो गया. अब जब हमने क्लास में मेंबर डेटा लिया, हमने डेटा मेंबर्स लिए, और हमने क्लास का मेंबर फंक्शन लिया, जब इन दोनों को हमने रैप अप करके हमने क्लास के अंदर डाल दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एनकैप्सुलेशन. सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि जो आपका डेटा है वो आपका हिडन है आउटसाइड से. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डेटा बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होता है. तो डेटा को आउटसाइड द क्लास कोई भी क्लास, कोई और क्लास या फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते. लेकिन इस प्राइवेट डेटा को हम किसके थ्रू यूज करते हैं? जो क्लास का मेंबर फंक्शन होता है.
तो जो मेन हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलता है वो क्या होता है, डेटा हाइडिंग का. सो एनकैप्सुलेशन गिव्स अस द फीचर ऑफ डेटा हाइडिंग. इनडायरेक्टली इसका डाटा कोई नहीं फैच कर सकता, इसका डाटा सिर्फ उसी क्लास का मेंबर फंक्शन वहाँ पे यूज कर सकता है मेन में, प्रोवाइडेड वो मेंबर फंक्शन भी क्या हो, पब्लिक हो. अदरवाइज नो वन इज एबल टू फैच द डेटा फ्रॉम द क्लास. सो दिस फीचर इज प्रोवाइडेड थ्रू द एनकैप्सुलेशन व्हिच हेल्प्स अस इन द डेटा हाइडिंग. सो नेक्स्ट इज द एब्स्ट्रैक्शन. Third one is the abstraction. Abstraction का मतलब होता है कि having the essential features without going into the detail. So the remote of the TV is working. There are so many buttons. The remote of the AC is also working. There are so many buttons. But I'm just pressing the buttons. उसके पीछे क्या है, कैसे implementation की है वो मुझे नहीं पता. तो in the same way क्लास में abstraction का मतलब क्या होता है कि हमें ये देखना है कि क्लास क्या कर रही है, व्हाट इट इज डूइंग, नॉट हाउ इट इज डूइंग. तो क्लास कैसे वर्कआउट कर रही है हमने वो चेक करना है कि क्या कर रही है ये देखना है, ना कि वो कैसे कर रही है. तो वो जो हम फीचर्स को यहाँ पे हाइड करते हैं, जो एसेंशियल फीचर्स उसको हाइड करते हैं, वो किसके थ्रू होता है, एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू होता है. और जो क्लास एब्स्ट्रैक्शन को अप्लाई करती है, क्लास दैट अप्लाइज एब्स्ट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. कई बार हमें इस तरह से क्लासेस बनानी पड़ती है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की क्लासेस बनानी पड़ती है कि जिसमें हम लेटर ऑन ऐड करते हैं कि व्हाट इट इज गोइंग टू डू. इन द स्टार्टिंग वी जस्ट डिक्लेयर अ फंक्शंस, क्लास पे कुछ फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि लेटर ऑन उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन वो करने वाला है. तो उस टाइम पे हम ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन का जो यहाँ पे क्लास एब्स्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, वी आर हैविंग द जस्ट द एसेंशियल फीचर्स दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन. देन कम्स योर इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इट इज हैविंग द न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास. जो न्यू क्लास होगी उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्लास, और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम बोलेंगे बेस क्लास. आपके पास एक क्लास बनी हुई है जिसके पास कुछ फीचर्स हैं, आप एक नई क्लास बनाना चाहते हो. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द स्क्रैच, यू कैन यूज द ओल्डर वन विच इज द बेस क्लास. देन यू कैन ऐड योर ओन फीचर्स. लाइक डिफरेंट उसके विंडोज़ के वर्जन आ रहे हैं, नए नए फ़ोन आते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन्हीं फीचर्स में जब आप नए फीचर्स ऐड कर देते हो वो एक ड्राइव क्लास ही होगी. जब पुराने फीचर्स को भी आप एनहांस करने लगे हो, तो इस टाइप यहाँ पे भी इनहेरिटेंस में क्या इट इज द एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास. तो जो न्यू क्लास होगी, जो ड्राइव क्लास होगी, तो उसमें क्या है वो अपने फीचर्स भी ऐड कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग बेस क्लास है उसके फीचर्स भी यूज़ कर सकता है. तो मेन जो इनहेरिटेंस का यहाँ पे हमारा बेनिफिट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे रीयूजेबिलिटी. आप रीयूज कर रहे हो, आपने एक बेस क्लास ली, बेस क्लास में अपने नए फीचर्स ऐड कर दिए, तो आपने डिराइव क्लास बनाई, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, रीयूजेबिलिटी. इनहेरिटेंस प्रोवाइड एज द फीचर ऑफ द रीयूजेबिलिटी. इसके बाद हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट फीचर इज पॉलीमॉर्फिज्म. इसका मतलब क्या होता है, मैनी फॉर्म्स दैट हेल्प्स इन द एक्सटेंसिबिलिटी. तो मैनी फॉर्म्स हमें दो तरीके से यहाँ से मिलेगी. कैसे मिलेगी, एक हमें ये प्रोवाइड करता है फंक्शन ओवरलोडिंग, और यहाँ पे क्या एक दूसरा फीचर हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. मैनी फॉर्म्स का मतलब क्या है, एक ही चीज़ को आप डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो. तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक तो है फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरी क्या है हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तो जो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होगी, यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, फंक्शन का नाम सेम है लेकिन जो उसका रिटर्न टाइप है वो चेंज हो जाएगा, जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है वो चेंज हो जाएंगे. तो वो कैसे होंगे, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया है, यहाँ पे void add.
int add int int या float add float float। तो आप देख सकते हैं कि एक ही प्रोग्राम में मैं डिफरेंट, एक ही फंक्शन का नाम सेम है, यहाँ पे भी ऐड है, यहाँ पे भी ऐड है, यहाँ पे भी ऐड है, लेकिन तब भी मैं इसको C++ में यूज़ कर सकती हूँ। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमें फीचर क्या देता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म। तो एक फीचर क्या देता है? फंक्शन ओवरलोडिंग का, जिसका मतलब क्या है? फंक्शन का नाम सेम रहेगा और उसकी रिटर्न टाइप चेंज हो सकती है। द नंबर ऑफ और टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स वी कैन चेंज। सो दिस इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। दूसरा हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, ऑपरेटर यहाँ पे अगर मैं प्लस यूज कर रही हूँ, प्लस क्या करेगा यहाँ पे? एडिशन ऑफ टू नंबर्स। लेकिन यही प्लस इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है? यही प्लस किसका काम कर सकता है? कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे क्या मतलब है? मैनी फॉर्म्स। एक ही चीज को हम मल्टीपल फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। पॉलीफॉर्मिज्म के थ्रू हमें C++ में मिलता है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में एक ही फंक्शन को आप डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हो। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी एक ऑपरेटर को आप डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हो। इसके बाद है हमारा बाइंडिंग। जो बाइंडिंग फीचर है वो क्या करता है? लिंकिंग ऑफ फंक्शन कॉल to the code to be executed। ये मैं आपको आगे फर्दर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं वीडियो प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि बाइंडिंग का मतलब क्या होता है। लिंकिंग ऑफ फंक्शन कॉल टू द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की बाइंडिंग होती है। एक हमारी है स्टैटिक बाइंडिंग और एक हमारी है डायनेमिक बाइंडिंग। जो स्टैटिक बाइंडिंग है वो कंपाइल टाइम पे होती है और जो डायनेमिक बाइंडिंग है वो रन टाइम पे होती है। तो इसके प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इसके बाद जो लास्ट हमारा है वो है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का मतलब क्या है? क्योंकि वी कैन हैव अ क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो दीज ऑब्जेक्ट्स कैन communicate with each other with the help of message passing. So object to object communication is done through message passing. तो उसके लिए भी हमारे पास एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है कि जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम, देन डॉट मेंबर फंक्शन, जो भी उसका मेंबर फंक्शन का नेम है, देन योर आर्गुमेंट्स। तो बिकॉज वी आर हैविंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दे कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंटैक्स वेयर फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट नेम, देन कम्स द मेंबर फंक्शन नेम, देन द आर्गुमेंट्स. So in the next lecture I will tell you how to do the program in C++. Thank you.